Good morning to all of you. Welcome in my class. Friend, this is Archana Economica, जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज से रिलेटेड ऑल द कंटेंट completely फ्री ऑफ कॉस्ट. राइट फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे अबाउट वस्त्र परिसज्जा. राइट, ठीक है ना. टेक्सटाइल्स का ही हमारा ये चल रहा है चैप्टर, इसके बारे में स्टडी करेंगे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए. और अगर नए फ्रेंड्स कोई हमारी फैमिली में आए हुए हैं, उनका तहे दिल से आपका स्वागत है. राइट, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. मैरी एन और उसकी कुछ फ्रेंड्स ने पेंटिंग सीखने के लिए हॉबी क्लास में पार्टिसिपेट किया. सभी वस्त्रों का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने देखा कि कुछ वस्त्र रंग में समान रूप से कुछ वस्त्रों में रंग समान रूप से नहीं चढ़ा, जबकि सभी वस्त्रों को रंगने के लिए समान रंगों का प्रयोग किया गया है. जब उन्हें अनुदेशक यानी डायरेक्टर, राइट, अनुदेशक से इस बारे में पूछा तो बताया गया कि असमान रंग वाले सूती वस्त्र पर पेंटिंग का प्रयोग करने से पूर्व कुछ परिसज्जा की गई थी, जिसे बाद में धोने की आवश्यकता है. इसका अर्थ है क्या रंग विभिन्न प्रकार के पदार्थों पर भिन्न प्रकार से व्यवहार करते हैं. आपने कलफ लगाने के विषय में सीखा होगा. देखो बेटा, जब कॉटन की आप अभी भी है पर उतना हम नहीं कर पाते. मेरी मदर बताती थी, वो लेडी हार्डिन कॉलेज में स्टडी करती थी. जब कॉलेज जाती थी तो उनके यहाँ कॉटन की साड़ी मस्ट है, पहनना इम्पॉर्टेंट है. राइट, तो कॉटन की साड़ी में कलफ लगाना, प्रेस करना, मतलब ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर मतलब मेंटेन करना डेली की मतलब रिक्वायरमेंट थी. तो ये बोल रहा है आपने कलफ लगाने के विषय में सीखा होगा. आपने रंजन, पेंटिंग, मर्सराइजेशन आदि शब्दों को सुना होगा. ठीक, फिर ये कौन सी प्रक्रियाएं हैं तथा ये किस प्रकार कपड़े की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं. इस पाठ में हम इसी प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करने का प्रयास करेंगे. राइट, ये ठीक है. आ जाइए सीधे पॉइंट पे आते हैं. आप जानते हैं टेक्सटाइल शब्द का अर्थ है तंतुओं, सूत, कपड़े का संपूर्ण अध्ययन. राइट, कपड़ों के रूप गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कपड़े में अनेक उपचार किए जाते हैं. इन्हीं उपचारों को परिसज्जा कहा जाता है. क्लियर. परिसज्जा कपड़े को दिया जाने वाला, पॉइंट शुड बी नोटेड, परिसज्जा कपड़े को दिया जाने वाला वह उपचार है जो उसके रूप, व्यवस्था, स्पर्श, उसके निष्पादन में परिवर्तन करता है. इसका उद्देश्य कपड़े को अपने प्रयोग के लिए अधिक उपयोगी बनाना. करेक्ट. टेक्सटाइल वस्तुओं को कपड़ा मिलों में ही अनेक उपचार प्रदान किए जाते हैं. उदाहरण के लिए एक कपड़े को बाजार में भेजने से पूर्व मिल में उसे धोया जाता है, विरंजित किया जाता है, रंगाई छपाई की जाती है, कलफ लगाकर इस्त्री किया जाता है. जब कपड़े को परिसज्जा प्रदान की जाती है तो उसे एक परिसज्जी टेक्सटाइल कहते हैं. परंतु यह जरूरी नहीं है कि सभी कपड़ों को प्रयोग करने से पूर्व परिसज्जा की जाए. जब कपड़ों को कोई परिसज्जा नहीं प्रदान की जाती उन्हें ग्रे कपड़े कहते हैं. उन्हें कैसे कपड़े कहते हैं बेटा? ग्रे कपड़े कहते हैं. पॉइंट शुड बी नोटेड. ग्रे वस्त्र कौन से होते हैं? जिन पर कोई परिसज्जा नहीं की जाती. राइट, या अपरिसज्जित टेक्सटाइल उन्हें कहते हैं. इसका यह अर्थ नहीं है कि उस कपड़े का रंग भूरा या ग्रे है. इसका अर्थ यह है कि उस पर कोई परिसज्जा या उपचार नहीं किया गया है. राइट, ग्रे कपड़े ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर पाते. आप अपने परिधान, कमीज आदि के लिए उन्हें खरीदना पसंद नहीं करते हैं. क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, आप सही हैं. किसी प्रकार के परिसज्जा के अभाव में ये कपड़े आभाहीन दिखते हैं. राइट, अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं.
विभिन्न रंगों और छपाई से भी कपड़ों में परिसज्जा की जाती है, जिससे वे आकर्षक बन जाते हैं। ग्रे वस्त्रों का प्रयोग उन कपड़ों के लिए किया जाता है जो सीधे कंधे से आते हैं। पॉइंट शुड बी नोटेड, राइट, और उसी रूप में प्रयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। वास्तव में भूरे या ग्रे रंग के नहीं होते, बल्कि अपरिसज्जित होते हैं। क्लियर? परिसज्जा में कपड़े की सफाई इस्त्री करके किसी प्रकार का सामान्य उपचार प्रदान करना, उन्हें आकर्षक बनाना तथा मोहक बनाने के लिए रासायनिक उपचारों, रंगाई, छपाई आदि विशिष्ट रूप प्रदान करना शामिल है। परिसज्जित तथा अपरिसज्जित कपड़ों में क्या डिफरेंसेस होता है, ये देख लो बेटा। अपरिसज्जित कौन से हो गए? जो ग्रे कपड़े हैं। परिसज्जित डेकोरेटेड हो गए, राइट, जिनका परिसज्जन हो चुका है, जिनकी परिसज्जा हो चुकी है, राइट। अपरिसज्जित या ग्रे कपड़े देखने में फीके, केवल प्राकृतिक रंगों में ही उपलब्ध होते हैं, जैसे हल्का सफ़ेद, ब्राउन, काला, राइट। चमकदार कपड़े आकर्षक विभिन्न प्रकार के रंगों, प्रिंटों में उपलब्ध होते हैं। सिलवट भरे, धब्बों से भरे, टूटे हुए धागों, असमान चौड़ाई आदि। परिसज्जित कपड़े चिकने, सिलवट से मुक्त, सतह पर कोई खामी नज़र नहीं आती और समान चौड़ाई और दागों से मुक्त होते हैं। अपरिसज्जित ग्रे कपड़े तुलनात्मक दृष्टि से सस्ते होते हैं। परिसज्जित कपड़े की कीमत कपड़े के प्रकार, उसमें प्रयोग की जाने वाली परिसज्जा की संख्या, किस्म पर निर्भर करती है। अपरिसज्जित ग्रे कपड़े ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर पाते। ये कपड़े केवल सामान्य प्रयोजन जैसे बेकिंग, पैकेजिंग आदि के लिए खरीदा जाता है। परिसज्जित कपड़े ग्राहक इन्हें देखकर आकर्षित हो जाते हैं और इन्हें खरीद लेते हैं। क्लियर सरकार? कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, वही हाल है। जो खूबसूरत है वही बिकेगा। चलो कपड़ों की परिसज्जाओं का महत्व, क्या महत्व है? कपड़े के रूप में सुधार करती हैं वह, थोड़ा बड़ा कर लूँ क्या मैं, ऐसे है तो ठीक ही है। कपड़े के रूप में सुधार करती हैं, वह दिखने में सुंदर लगता है। रंगाई, प्रिंटिंग के माध्यम से कपड़ों में विविधता उत्पन्न होती है, राइट। कपड़े के स्पर्श या एहसास में सुधार करती हैं, कपड़ों को अधिक उपयोगी बनाता है। हल्के भार वाले कपड़ों को पहनने की कुशलता को बढ़ाती हैं। कपड़े को वास्तविक प्रयोग के उपयुक्त बनाती है, राइट। चलो परिसज्जा का वर्गीकरण, ठीक है ना, ये रहा आपका। तो परिसज्जाओं को उनके कार्य, निष्पादन, प्रकृति के आधार पर विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, राइट सरकार। देखो ये परिसज्जा है, इसमें कार्यात्मक परिसज्जा, कार्य निष्पादन परिसज्जा और रासायनिक यांत्रिक परिसज्जा, ठीक। तो कार्यात्मक परिसज्जा, आधारभूत परिसज्जा और कार्यात्मक परिसज्जा। क्लियर? कार्य निष्पादन परिसज्जा में अस्थाई, अस्थाई, राइट, मतलब अस्थाई, स्थाई, अर्ध टिकाऊ, फिर स्थाई, इतने टाइप्स के होते हैं। अस्थाई होते हैं, अर्ध टिकाऊ होते हैं, स्थाई होते हैं और स्थाई होते हैं, राइट। एंड रासायनिक और यांत्रिक परिसज्जा, रासायनिक केमिकल से बनते हैं, यांत्रिक मशीनों से बनते हैं। क्लियर सरकार? अब आ जाइए, हम एक्सप्लेनेशन भी आ जाते हैं। कार्य के आधार पर वर्गीकरण। परिसज्जा आधारभूत या कार्यात्मक तो हो सकती है, राइट, कार्यात्मक हो सकती है। आधारभूत यानी बेसिक या सामान्य परिसज्जा लगभग सभी कपड़ों को प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य कपड़े के रूप, स्पर्श, उसके स्वरूप में सुधार करना। पीले, सफ़ेद, सूती कपड़े की सफ़ेदी में सुधार करके उसमें विरंजन किया जाता है। पहले सूती कपड़े में दम, चमक प्रदान करने के लिए उसमें मार लगाई जाती है। भाप इस्त्री, कैलेंडरिंग यानी औद्योगिक इस्त्री होता है, राइट। इंडस्ट्री में जब आपका वस्त्र तैयार होता है तो उसको कैलेंडरिंग की जाती है भाप से, ठीक है, स्टीम प्रेस होता है। आधारभूत परिसज्जा है, इन्हें सौंदर्यात्मक परिसज्जा कहा जाता है। रंगाई, छपाई भी परिसज्जा का अंग माना जाता है, क्योंकि उनसे कपड़े का प्रभाव और सुंदरता बढ़ जाती है। क्लियर सरकार?
एक मिनट आ जाओ इधर। हाँ, नाउ दिस इज ओके। रुको रुको, उठ न जाना। चलो। कार्यात्मक या विशेष परिसज्जा के उद्देश्य कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए कपड़े के निष्पादन में सुधार करना है। उदाहरण के लिए अग्निशामक कार्मिकों प्रयोग द्वारा किए जाने वाले वस्त्रों को आग से बचाने के लिए अग्निरोधक परिसज्जा। तो अग्निरोधक परिसज्जा क्या हो गया? आग से बचाने के लिए। क्लियर? जो मतलब आग बुझाने वाले मतलब इन सब में काम करते हैं, राइट? उनके लिए ऐसे ड्रेसेस तैयार किए जाते हैं ताकि आग से बच सके, राइट? छातों और रेनकोट, आपका अम्ब्रेला हो गया, रेनकोट जो आप पहनते हो, राइट? रेनकोट को जल प्रतिवारण क्षमता, ठीक? प्रतिवारण का मतलब वही कि ताकि पानी से मतलब गीला ना हो जाए, राइट? तथा जल निवारण परिसज्जा की जाती है। बुलेट प्रूफ जो डिफेंस वगैरह में हमारे यूज़ होते हैं, राइट? बुलेट प्रूफ परिसज्जा का प्रयोग गोलियों से बचने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग रक्षा कर्मियों, पुलिस कर्मियों द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए किया जाता है। सिलवट रोधी परिसज्जा सूती ऊनी कपड़ों को सिलवट रोधी बना देती है, राइट? ये परिसज्जा क्या होती है? सिलवटें नहीं पड़ती कपड़ों पर। क्लियर? सरकार कार्य निष्पादन की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। कार्य निष्पादन के आधार पर परिसज्जा को अस्थायी, अर्ध टिकाऊ, टिकाऊ, स्थायी रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अस्थायी परिसज्जा यानी टेम्पोररी, राइट? टिकाऊ नहीं होते और पहली धुलाई या ड्राई क्लीनिंग के पश्चात यह निकल जाती है। इनमें से अनेक परिसज्जा नवीकरणीय, पुनः प्रयोग योग्य होती हैं। इनका घर में ही पुनः नवीकरण किया जा सकता है, जैसे सफ़ेद कपड़ों में माड़ लगाना, नील लगाना। अर्ध टिकाऊ, सेमी ड्यूरेबल, राइट? एक टेम्पोररी हो गया, एक सेमी ड्यूरेबल, एक ड्यूरेबल, एक परमानेंट हो गया, राइट? तो आपका अर्ध टिकाऊ यानी सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल में क्या होता है बेटा? परिसज्जा की अनेक धुलाई तक कपड़ों परिसज्जा अनेक धुलाई तक कपड़ों में बनी रहती है, जैसे विरंजन या सूती कपड़ों में प्रयोग होने वाले अनेक रंग, कलर, राइट? टिकाऊ, ड्यूरेबल कौन से होते हैं बेटे? परिसज्जा कपड़े में, चलो, परिसज्जा कपड़े या वस्त्र के पूरे जीवन काल तक बनी रहती है, किंतु अनेक धुलाई के पश्चात इनका प्रभाव कुछ कम हो जाता है। उदाहरण के लिए स्थायी चुन्नट, सिलवट रोधन आदि। करेक्ट? स्थायी परिसज्जा, परमानेंट परिसज्जा सामान्यतः रासायनिक उपचारों के माध्यम से किया जाता है। यह कपड़े की संरचना में परिवर्तन कर देती है। कपड़े की पूरे जीवन काल तक रहती है। उदाहरण के लिए कपड़े को जल रोधी और अग्निरोधी बनाना। करेक्ट? जैसे रेनकोट आपका हो गया और आप फायर इंजन वगैरह मतलब फायर ब्रिगेड में जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए। करेक्ट? रासायनिक यांत्रिकी परिसज्जा जो मशीनों द्वारा और केमिकल्स द्वारा होता है। नम तथा शुष्क परिसज्जा, राइट? तो परिसज्जा के कार्य में शामिल प्रक्रियाओं के आधार पर परिसज्जा को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात रासायनिक नम तथा यांत्रिक शुष्क परिसज्जा। रासायनिक यानी केमिकल फिनिशेस, इन्हें नम परिसज्जा कहा जाता है। इस प्रकार की परिसज्जा में कपड़ों में परिवर्तन करने और उसके आधारभूत गुणों में परिवर्तन करने के लिए रासायनिक उपचार दिया जाता है। ये परिसज्जा सामान्यतः टिकाऊ, स्थायी, नम परिसज्जा होती हैं। उदाहरण के लिए अग्निरोधी, चिकनाई रोधी परिसज्जा। करेक्ट? यांत्रिक परिसज्जा यानी मैकेनिकल फिनिशेस, राइट? इसमें क्या होता है बेटा? शुष्क परिसज्जा इसे कहा जाता है। प्रक्रिया में कपड़े की परिसज्जा के लिए नमी, दबाव, ताप, यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में कपड़े को पीटना, ब्रश करना, कैलेंडरिंग, फिलिंग आदि शामिल है। मतलब क्या क्या? पीटना, ब्रश करना, कैलेंडरिंग, फिलिंग,
ये मतलब सीरियल से याद रखना, ठीक। ये परिसज्जाएँ सामान्यतः या तो अस्थायी होती या अर्ध टिकाऊ होती हैं और लंबे समय तक नहीं रहती, राइट। ये हो गया, ये आपके क्वेश्चंस हैं बच्चा, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लेना, मतलब करते रहना, ठीक है ना। आधारभूत परिसज्जा और उनके प्रकार। अब हम विभिन्न प्रकार की परिसज्जा के संबंध में जान चुके हैं। आइए हम आधारभूत परिसज्जा के विषय में और ज्ञान प्राप्त करते हैं। आधारभूत परिसज्जा क्या होता है भैया? तो आधारभूत परिसज्जा के विभिन्न प्रकार कितने टाइप्स के होते हैं? मंजाई या सफाई, राइट। क्लीनिंग सबसे पहले होता है ना, मंजाई या सफाई। कंधे से सीधे आने वाला कपड़ा, मतलब हैंडलूम अगर जो सीधा मतलब बनता है, राइट। सीधे आने वाला कपड़ा देखने में आभाहीन होता है। कपड़ा बनाने की प्रक्रिया के दौरान बुनाई को असामान्य बनाने के लिए सूत में तेल, माड़, मोम आदि का प्रयोग किया जाता है, जिसके दाग कपड़े में लग जाते हैं। एक बार कपड़ा तैयार हो जाने के पश्चात चिपके हुए विरंजक, रंगाई, छपाई आदि जैसी प्रक्रियाओं में अवरोध उत्पन्न होता है, करेक्ट। मतलब गंदे ऐसे डर्टी क्लॉथ्स रहेंगे, उनको कलरिंग करने में, प्रिंटिंग करने में, राइट, टाई एंड डाई करने में, इन सब में इनको प्रॉब्लम आएगी ना, वही बता रहे हैं, राइट। इसके लिए कपड़े को आगे की प्रक्रिया के लिए भेजे जाने से पूर्व इन दागों को हटाना आवश्यक है। क्लियर सरकार? आवश्यकता होती है कपड़े को साबुन के घोल से साफ करने की प्रक्रिया को मंजाई कहते हैं, मंजाई, ठीक है, क्लीनिंग जो होता है, राइट। तो इसके लिए क्या करते हैं? गुनगुने पानी तथा साबुन के मिश्रण की सहायता से कपड़ों को साफ करने की औद्योगिक प्रक्रिया। ये नहीं कि हम सिंपली जो घर में साफ करते हैं वो वाला कि बकेट में डाला और कर दिया, नहीं। वो इंडस्ट्रीज़ में जब कपड़े बन रहे होते हैं, वहाँ बनने के दौरान जो मशीन्स होती हैं उनमें भी कुछ ना कुछ लगा होता है, राइट। या इस तरह से डर्टी जो क्लॉथ्स बन के आते हैं उनको रीक्लीनिंग की जाती है, राइट। तो क्या होता है? गुनगुने पानी में साबुन का मिश्रण की सहायता से कपड़ों को साफ करने की औद्योगिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कपड़े को साफ करती है और उसे अधिक अवशोषक बनाती है। क्लियर सरकार? कपड़े को धोने की पद्धति का निर्धारण कपड़े की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। सूती कपड़ों को साफ करने के लिए उन्हें साबुन के घोल में उबाला जाता है। रेशम की गोंद निकालने के लिए उसे उबाला जाता है, जबकि ऊनी कपड़ों से चिकनाई या तेल को निकालने के लिए उन्हें साबुन के घोल में उबाला जाता है। मानव निर्मित कपड़ों की सामान्य धुलाई की जाती है। मंजाई धुलाई के पश्चात कपड़ा चिकना, साफ और अवशोषक हो जाता है। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। एक्टिविटीज़ हैं ये बेटा, ठीक है ना। सॉरी, जस्ट वेट। तो सफ़ेद रंग के, अच्छा ये टुकड़ी एक्टिविटीज़ है, इसको छोड़, ठीक है ना। ब्लीचिंग क्या होता है? एक क्लीनिंग हो गया, सफाई आपका साबुन से और इन सब से मतलब किया गया, राइट। इंडस्ट्री में जब कपड़ा बन के तैयार होता है मशीनों की तरह, उस वक्त की बात है। या करघे से जब बनता है, हैंडलूम वगैरह सीधे बन के जब आते हैं हमारे पास, उसकी बात हो रही है। उसके बाद क्लीनिंग होती है, फिर ब्लीचिंग होती है। ब्लीचिंग जिसको विरंजक भी बोलते हैं, राइट। तो आपने अपने घर में देखा होगा कि सन टैन को हटाने के लिए नींबू, दूध, दही चेहरे की ब्लीच के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार का उपचार कपड़ों को भी दिया जाता है। कई बार प्राकृतिक कपड़े जैसे सूती, रेशमी, ऊनी कपड़े हल्के पीले भूरे रंग में आते हैं। मान लीजिए आपको किसी वस्तु को हल्के गुलाबी रंग में भरना है, लेकिन रंगने वाला ब्रश सही ढंग से साफ नहीं है और उसमें भूरे रंग के अवशेष बचे हुए हैं। आपको क्या लगता है ऐसे में क्या होगा? जी हाँ, आपको उस वस्तु में वह गुलाबी रंग नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते हैं। कपड़ों में भी यही समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि रंजक यानी ब्लीचिंग के हल्के शेड कपड़े के ऐसे रंगों पर सही से नहीं चढ़ पाते। हल्के शेड के सटीक रंग को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कपड़े में मौजूद रंग को निकालना होता है। क्लियर सरकार? जैसे हम ब्लीचिंग अपने फेस पे करते हैं, राइट, वैसे हम अपने कपड़ों पे भी करते हैं। तो ब्लीचिंग तंतु या सूत कपड़े को दिया जाने वाला एक रासायनिक उपचार है जो कपड़े के पीलेपन या उसके
रंग को निकालकर उसे सफ़ेद बना देता है। प्रोटीन युक्त तंतुओं के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक उपयुक्त विरंजक तत्व है। ऊनी कपड़ों के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। मानव निर्मित कपड़ों के लिए विरंजन की आवश्यकता नहीं होती। कपड़ों का विरंजन सावधानी से किया जाता है क्योंकि अधिक मात्रा में विरंजन करने से कपड़ों को नुकसान होने लगता है। ठीक है ना, ज़्यादा ब्लीचिंग करने से भी कपड़े जो है खराब होने लगते हैं। माड़ लगाना या संदृढ़ण, स्टार्चिंग या स्टिफनिंग, राइट, स्टिफनिंग या स्टार्चिंग। तो इसमें क्या होता है बेटा, माड़ लगाना यानी स्टार्चिंग। स्टार्चिंग का प्रयोग जो है सामान्यतः उच्च गुणवत्ता तथा हल्के भार व ढीली बुनाई वाले तंतुओं के लिए किया जाता है। माड़ के कपड़े को भारी, कड़क और लहरदार बना देता है माड़ जो है। ठीक है ना, जब आप स्टार्चिंग करते हैं और इस तरह से आप कॉटन की साड़ीज़ में, ठीक है ना, या दुपट्टा वगैरह आपका होगा, घर पे भी कर सकते हो, राइट। कड़क लहरदार बना देता है। यह कपड़े में चमक को बढ़ाता है, उसे चिकना बना देता है। सामान्यतः सूती, मलमल, पॉपलिन, कैम्ब्रिक तथा पतले रेशमी कपड़ों में माड़ लगाया जाता है। क्लियर। कई बार ढीली बुनाई वाले सूती कपड़ों को भारी मात्रा में माड़ लगाई जाती है ताकि वह अधिक सुंदर दिखे, किंतु एक ही धुलाई में माड़ निकल जाती है और कपड़े की आधारभूत ढीली बुनाई वाली संरचना नजर आने लगती है। इस प्रकार माड़ लगे कपड़ों को खरीदने से पूर्व उनकी अच्छी तरह से जांच कर लेना चाहिए। पॉइंट शुड बी नोटेड, राइट। चलो, माड़ लगे सूती कपड़े को, अच्छा ये एक्टिविटीज़ है ना, चलो एक्टिविटीज़ ठीक है, अपना देख लो, आगे चलो। कैलेंडरिंग आता है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, क्लीनिंग पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, आते जाओ नहीं तो ऐसे ही हम रहेंगे फिर। ब्लीचिंग पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, हमने स्टार्चिंग और स्टिफनिंग पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा, बस कैलेंडरिंग माने औद्योगिक स्त्री, प्रेस करना उसमें, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज वगैरह में जो प्रेस करते हैं, हमारे घर का कॉमन सा प्रेस नहीं, ठीक है ना। आप अपने घर में वस्त्रों को स्त्री क्यों करते हैं? जी हाँ, आप सही हैं। स्त्री, वो स्त्री माने स्त्री वाली स्त्री नहीं, फीमेल नहीं, प्रेस, ठीक है ना, कैलेंडरिंग बोल दो। स्त्री कपड़ों को, सिलवटों को सही करने, उन्हें अच्छा रूप प्रदान करने के लिए की जाती है। यह किसी ग्रे या परिसज्जित वस्त्र के स्वरूप को बेहतर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। सबसे सामान्य परिसज्जा है। इसी प्रकार कैलेंडरन या औद्योगिक स्त्री या कैलेंडरिंग, राइट, प्रक्रिया के माध्यम से कपड़ा गर्म रोलर, इस पर रोलर चलाया जाता है, राइट, रोलर होते हैं, रोलरों की अनेक श्रृंखलाओं से गुजरता है ताकि कपड़े को सिलवट मुक्त और चिकना बनाया जा सके। यह प्रक्रिया कपड़े को चिकना और चमकदार बनाता है। इससे कपड़े के रूप में निखार आता है, राइट सरकार। चलो, अब एक हमारा आ गया विशेष परिसज्जा, ठीक है ना। सिकुड़न पूर्व परिसज्जा, प्री शिंकिन, राइट। आपने अपनी माँ को यह कहते हुए सुना होगा कि जो सूती कुर्ता वे बाजार से लाई हैं वो पहले ही धुलाई में सिकुड़ गया। मतलब फर्स्ट टाइम ही आप लेके आए कहीं से कुर्ती वगैरह अपने लिए और वो सिकुड़ गया। धोने या पानी में डुबाने के पश्चात परिधान के आकार, लंबाई आदि में कमी आने लगती है, इसको सिकुड़ना बोलते हैं। क्लियर। सूती लिनन ऊनी कपड़ों को धोने के पश्चात उनके आकार में निश्चित कमी आती है। अच्छी किस्म के सूती लिनन ऊनी कपड़ों को बाजार में लाने से पूर्व ही सिकुड़न प्रक्रिया से निकाला जाता है। क्लियर। इससे क्या होता है, इससे पूर्व सिकुड़न को सेंफ्रेनाइजेशन कहते हैं और पूर्व सिकुड़न से उपचारित कपड़ों को सेंफ्रेनाइज्ड
या सिकुड़न रोधी या सिकुड़न नियंत्रण का लेबल लगा होता है। जब आप कपड़े लेने जाओगे तो उस पर लेबल लगा होता है, या मतलब ऐसे छोटे मोटे दुकान पे नहीं, अच्छी दुकान पे जाओगे शोरूम वगैरह में, उसमें आप चेक कर सकते हो कि सैनिटाइजेशन इसका हुआ है कि नहीं हुआ है, लेबल बता देगा आपको, राइट। या यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो सीधा सीधा, लेकिन तब पूछोगे जब आपको ज्ञान होगा, नहीं तो कहाँ पूछोगे, लेके चले आओगे हाँ भैया ठीक है बढ़िया है, राइट। इन सभी लेबलों का तात्पर्य है वह वस्त्र सिकुड़न निवारण के लिए प्रसज्जित है तथा धोने के बाद सिकुड़ेगा नहीं। क्लियर। सैनिटाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं, राइट। धुलाई के पश्चात कपड़े को सिकुड़ने से रोकने के लिए प्राकृतिक तंतुओं से कतिपय कपड़ों के पूर्व सिकुड़न उपचार को सैनिटाइजेशन कहते हैं, राइट। ये तो एक्टिविटीज़ हैं, इसको कोई नहीं, ठीक है ना। दुकानदार से बार बार पूछो, आप भी पूछ सकते हो सिकुड़ेगा तो नहीं, क्या है कैसे, अगर आपको नॉलेज है आप बताओ। फिर मर्सराइजेशन, मर्सरीकरण, कपास मूल रूप से एक चमक रहित तंतु है। कपास माने क्या होता है? कॉटन। कॉटन माने रुई। रुई आपने गांव में, हमारे गांव में जैसे पता क्या, जो रुई होता है वो जो है जब बिल्कुल पेड़ से बनकर तैयार होता है कोई से, राइट, उसमें शीट्स होते हैं, शीट्स निकालोगे तो, लेकिन वो कॉटन जो होता है एक चमक रहित फाइबर है। कपास से बने कपड़ों में सिलवटें आसानी से पड़ जाती हैं, इन्हें रंगना भी बहुत कठिन है, राइट। इसलिए इसे मजबूत चमकदार अवशोषक बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है। पॉइंट शुड बी नोटेड। क्वेश्चन बन सकता है कि कपास के कपड़ों में सिलवटें आसानी से पड़ जाती हैं, राइट, और कपास के कपड़ों को मजबूत चमकदार बनाने के लिए किस केमिकल का यूज़ किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर, से उपचारित किया जाता है, मर्सराइजेशन किया जाता है। इस प्रक्रिया को मर्सराइजेशन कहते हैं, मर्सरीकरण कहते हैं। इससे कपड़े की रंजक प्रक्रिया में भी सुधार आता है। क्लियर। आजकल सभी सूती कपड़ों में मर्सराइजेशन एक सामान्य प्रक्रिया है। यहाँ तक कि सिलाई के लिए प्रयोग होने वाले मर्सराइजेशन, धागों में भी मर्सराइजेशन किया जाता है। जो आप अपने मशीन में धागे लगाते हो ना, उसमें भी आप सूती कपड़ों, सिलाई के धागों की रील मर्सराइज्ड होते हैं, उसमें लेबल लगा होता है, राइट। जब आप लेते हो तो लेबल लगा होता है, लेबल देखेंगे जो दर्शाता है कि यह वस्तु मर्सरीकृत है, यानी मर्सराइज्ड है। फिर पार्चमेंटीकरण, वेट, ये क्या होता है बेटा? पार्चमेंटाइजेशन, राइट। क्या आपने ऑर्गेंडी की साड़ी ना, ऑर्गेंडी की साड़ी बहुत खूबसूरत होती है। क्या आपने ऑर्गेंडी नामक कपड़े के बारे में सुना है? ऑर्गेंडी कपड़े का एक टुकड़ा लें और उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। यह कपड़ा अन्य सूती कपड़ों से भिन्न होता है। जी हाँ, यह पतला, पारदर्शी, भार में हल्का तथा कड़क होता है। भारी माड़ लगा हुआ दिखता है। यह माड़ के कारण नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है? पर्चमेंटीकरण, राइट, पर्चमेंटाइजेशन किया रहता है, इसके कारण होता है। तो पर्चमेंटाइजेशन में सूती कपड़े का उपचार हल्के अम्ल से, एसिड से किया जाता है, जो आंशिक रूप से कपड़े को कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण कपड़ा पारदर्शी और कड़क हो जाता है। इसे ऑर्गेंडी कहते हैं। ऑर्गेंडी के कपड़ों में मार लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। धोएं और पहने, वॉश एंड वेयर। बनवारी, बीकानेर, राजस्थान में एक स्कूल में सुरक्षा गार्ड, अच्छा ये तो ठीक है, कोई नौकरी करता है, ये सब ठीक है। आगे उसके पास सूती से बने अपनी वर्दी के रखरखाव का समय नहीं था। आपने भी देखा होगा कि सूती के कपड़े आसानी से सिकुड़ जाते हैं। ऐसे में बनवारी को क्या करना चाहिए? वॉश एंड वेयर नामक एक परिसज्जा है, जिसका प्रयोग सूती कपड़ों पर करके उसकी प्रकृति को पूरी तरह से बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया में उपचारित कपड़े में अधिक सिलवटें नहीं पड़ती। आसानी से वॉश एंड वेयर वाले कपड़ों को आसानी से सुखाकर व्यवस्थित कर लिया जा सकता है
और उसे बिना मतलब प्रेस के ही जो है पहना जा सकता है। इस प्रकार बनवारी को अपनी यूनिफॉर्म के लिए वॉश एंड वेयर कपड़ा लेना चाहिए, ये बोल रहा है। क्लियर। रंगाई, छपाई, डाइंग एंड प्रिंटिंग, बहुत सुंदर। टाई एंड डाई वगैरह हम लोग कॉलेज में करते थे, मस्त, मतलब प्रिंटिंग ये वो खूब बहुत मस्ती किया हमने कॉलेज में। इकोनॉमिक्स में भी फुल ऑन एंजॉय किया और इसमें भी। तो आपने बाजार में एक रंग के तथा रंगीन डिज़ाइन के अनेक कपड़ों को देखा होगा। कपड़ों में रंग करने, डिज़ाइन बनाने की प्रक्रिया को क्रमशः रंगाई और छपाई कहते हैं। क्लियर। डाइंग एंड प्रिंटिंग कहते हैं। रंगाई कपड़े को ठोस रंग देता है, जबकि छपाई कपड़े के विशिष्ट स्थानों पर डिज़ाइन बनाने के लिए छपाई की जाती है। कपड़े की रंगाई और छपाई के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इसके रंग पक्के होने चाहिए, अर्थात धुलाई में रंग निकलने नहीं चाहिए, आसानी से फीके नहीं पड़ने चाहिए। धोने, रगड़ने, इस्त्री करने के समय रंग निकल जाते हैं तो कपड़ा फीका और पुराना लगेगा और डिज़ाइन भी जो है निष्प्रभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त धुलाई के दौरान इसे निकालना, इससे निकला रंग दूसरे कपड़ों को भी ख़राब कर देगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? नेचुरल सी बात है। कॉटन के कलर कपड़ों को अगर कलरलेस कपड़ों के साथ आप डुबाएंगे तो होगा ही होगा, राइट। यही बोल रहा है। ये क्वेश्चन है बेटा, दीज आर क्वेश्चंस, राइट। अब हम आते हैं रंगाई और छपाई। कपड़ों की रंगाई और छपाई, क्या कल्पना कर सकते हैं? रोज़ जो साधारण सफ़ेद ड्रेस एक ही प्रिंट की कमीज पहननी पड़े तो क्या होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी कल्पना मात्र से ही हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट। हम रंग, प्रिंट, डिज़ाइन में विविधता के बिना कपड़ों को की कल्पना भी नहीं कर सकते। बाजार में विभिन्न वर्णों तथा रंगों में छोटे बड़े प्रिंटों में बहुत सुंदर रूप में बुने हुए रंग बिरंगे डिज़ाइन उपलब्ध हैं। ये सभी रंगाई और छपाई के कारण बाजार में उपलब्ध हैं। रंगाई और छपाई कपड़े के रूप में सुधार लाती हैं और रंगों और डिज़ाइन के माध्यम से हमारे कपड़ों में विविधता आती है। हम कपड़े के रंग, प्रिंट, उसकी बुनाई के आधार पर एक कपड़े को दूसरे से अलग कर पाते हैं। टेक्सटाइल पर सज्जा के लिए प्रयोग होने वाले रंजकों के प्रकार। रंजक रंग करने का पदार्थ है जिनका प्रयोग कपड़ों की रंगाई, प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। रंजकों को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, प्राकृतिक और कृत्रिम रंजक, राइट। देखो, प्राकृतिक रंजक यानी नेचुरल डाई। नेचुरल डाई क्या होता है? प्राकृतिक रंजक वे होते हैं जिनका प्रयोग सर्वप्रथम मानव ने किया था। इन्हें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, राइट। वनस्पति, पशु तथा खनिज, ये पर्यावरण सहिष्णु होते हैं। ये जल, भूमि को प्रदूषित नहीं करते। इनके रंजकों के अवशिष्ट खेतों में उर्वरक के रूप में भी इनका यूज़ किया जा सकता है। किंतु प्राकृतिक रंजकों से रंगाई की प्रक्रिया धीमी, कठिन, अधिक महंगी होती है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना कि जो आए थे, क्या नाम, जब अंग्रेज हमारे उसमें आए थे, एंट्री किए थे, उन्होंने सबसे पहले किसानों से क्या कराया था? उनका परमानेंट जो डेली का खेती होता था, राइट, ठीक है ना, उससे इन्होंने नील की खेती कराई थी, ठीक है ना। तो नील की खेती क्यों कराई थी? नील वही है कि नील के पौधे से नील निकलता था जिससे जो कपड़े को कलर मिलता था, राइट। पौधे से प्राप्त होने वाले प्रमुख रंजक हल्दी, मेहंदी, मजिस्टा, नील, लाख, ठीक है ना। कौन कौन सी चीज़ है ये रट डालो। नेचुरल डाइंग कौन कौन से होते हैं? हल्दी हमारा हो गया, टर्मरिक, हमारी मेहंदी हो गई जो हाथों में लगाते हैं उसमें भी कलर आता है, मजिस्टा, राइट, नील और लाख। हल्दी, मेहंदी, मजिस्टा, नील, लाख, रट लेना। टायरियन पर्पल रंजक को पशु से प्राप्त किया जाता है। खाकी रंजक खनिज स्रोतों से प्राप्त होता है, राइट। कृत्रिम रंजक आर्टिफिशियल जो होते हैं वो कौन से होते हैं? रासायनिक केमिकल का यूज़ करते हैं इसमें, राइट, एंड वो जो है इनको आर्टिफिशियल रूप में इनको प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। क्लियर। अब इसमें क्या होता है? जैसे स्वरंजक आधारभूत अम्लीय परिक्षिप्त एजो वैट प्रतिक्रियात्मक रंजन, ये रंजक अत्यधिक प्रदूषण, त्वचा में एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम भी इनसे हो सकती है, राइट। इनमें से कुछ रंजक जैसे एजो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है, इसीलिए इसको रोक दिया गया है, राइट। समझ पा रहे हो?
कृत्रिम रंजक का प्रयोग अत्यंत सरल है। इनका प्रयोग प्राकृतिक रंगों से अधिक पक्का होता है, चमकदार होता है। अनेक रंग इसमें उपलब्ध होते हैं, लेकिन ये हार्मफुल होते हैं। तो कौन कौन से इसमें रंग देख लो। इसमें स्वतः रंजक, आधारभूत, अम्लीय, परिक्षिप्त, एजो, वैट, प्रतिक्रियात्मक रंजक। राइट, चलो रंजकों का प्रयोग। जब हम बाजार जाते हैं तो देखते हैं बाजार में न केवल कपड़े ही विभिन्न रंगों में उपलब्ध है, बल्कि सिलाई के धागे, बुनाई के धागे, ऊन भी अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है। राइट, इसके लिए टेक्सटाइल्स क्षेत्र में रंजक की प्रक्रिया का प्रयोग तंतु, सूत या कपड़ा निर्माण स्तर पर किया जाता है। विभिन्न स्तर पर जिन पर टेक्सटाइल का रंजन किया जाता है उसमें शामिल है। उसमें क्या शामिल है सरकार? तंतु स्तर। हालांकि इस स्तर पर सभी प्रकार के तंतुओं की रंगाई की जा सकती है, किंतु यह पद्धति मानव निर्मित तंतुओं के लिए अधिक लोकप्रिय है। इसमें रंगाई एक सी होती है, रंग भी पक्के होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान रंगयुक्त तंतुओं की व्यापक बर्बादी होती है। राइट, ठीक है ना। सूत स्तर यानी करघे में कताई के पश्चात तंतुओं पर रंग चढ़ाया जाता है, विशेष रूप से जब इन्हें इसी रूप में बेचा जाना होता है। बुनाई के लिए जैसे आपके ऊन हो गए, आपके सभी प्रकार के थ्रेड हो गए, धागे हो गए, सिलाई के धागे हो गए, एम्ब्रॉयडरी के धागे हो गए, क्रोशिया जो आप बुनाई करते हो उसके धागे हो गए। राइट, आइए, ये हो गया हमारा कपड़ा स्तर। कपड़ा उद्योग में, ठीक है ना, अधिकतर रंगाई इसी स्तर पर की जाती है और कपड़ों को एक स्थूल रंग में रंगा जाता है। इससे कपड़े पर समान रंग चढ़ता है। इस स्तर पर रंग का मिलान आसान हो जाता है। यह पद्धति मिश्रित कपड़े की रंगाई के लिए भी उपयुक्त है। दो तंतुओं को मिश्रित करके मिश्रण तैयार किया जाता है, तत्पश्चात उससे सूत या कपड़ा बनाया जाता है। क्लियर सरकार? वस्त्र रंगाई, ये समझ में आ गया आपका कपड़ा स्तर, ठीक है ना। उसके बाद वस्त्र रंगाई। इस प्रकार इस स्तर पर भी रंगाई की जाती है, अर्थात वस्त्र की सिलाई के पश्चात जब स्टिचिंग वगैरह हो गया, राइट, उसके बाद, ठीक है ना, पश्चात उसकी रंगाई की जाती है। इसे पीस रंगाई भी कहते हैं। चूँकि यहाँ वस्त्र की रंगाई होती है, इसलिए इसमें कपड़े की बर्बादी नहीं होती है। सिले सिलाई वस्त्र रेडीमेड तैयार कपड़े हैं ना, उनको कलर किया जा रहा है, राइट, उनको डाई किया जा रहा है, तो उसमें कपड़े की बर्बादी नहीं होती है। किंतु इस प्रक्रिया में वस्त्र में रंगाई समरूप नहीं हो पाती, विशेष रूप से सीम, प्लेटों, चुन्नटों के आसपास जहाँ स्टिचिंग वगैरह आप करोगे या फ्रिल्स वगैरह लगाओगे, चुन्नट वगैरह डालोगे ना, वहाँ जो है कलर पहुँच नहीं पाता है। यदि आपके पास रंगा हुआ वस्त्र है तो इसकी प्लेट, चुन्नट खोल के जरा देखिएगा, तब आपको पता चलेगा सीम के भीतर वाला भाग कुछ हल्का है। क्लियर? यह रंगाई के लिए कपड़े की स्थिति पर निर्भर करता है। सजावटी रंगाई, डेकोरेटिव डाइंग, ये कौन सा होता है सरकार? आपने साधारण रंगाई के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब रंगाई की प्रक्रिया एक विभिन्न डिज़ाइन प्राप्त करने के लिए विशिष्ट रूप से की जाती है तो इसे सजावटी या प्रतिरोधी रंगाई कहते हैं। सजावटी रंगाई के लिए प्रतिरोध शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन तकनीकों में विशिष्ट स्थानों पर कुछ प्रतिरोधी पदार्थों, धागा, सूत, वैक्स का प्रयोग किया जाता है ताकि रंगाई के दौरान उन पर रंग ना चढ़े। इस तकनीक से अनेक सुंदर डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं। जैसे आपका टाई एंड डाई देखा होगा आपने, और आपका ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरह देखा होगा, राइट, बंधेज और बॉटिक। बंधेज या टाई एंड डाई वगैरह आपका हो गया, राइट। बंधेज में कपड़े के चुनिंदा भागों में रंग के प्रवेश को रोकने के लिए प्रतिरोध पदार्थ के रूप में धागे का प्रयोग किया जाता है। जगह जगह कपड़े को बांध दिया जाता है, राइट, एंड बनाए गए डिज़ाइन के आधार पर कपड़े की चुनिंदा भागों में धागे से बांधा जाता है। बंधेज तकनीक का प्रयोग करके डिज़ाइन बनाने के अनेक तरीके हैं, ठीक है ना सरकार। अब इसमें देखो, यहाँ जैसे ये देखो,
गोला बनाना या मार्बलिंग करना, कपड़ा लीजिए और उसे घुमाकर या मोड़कर गोला बना लीजिए, ठीक है ना। ये देखो बनाया हुआ है, मार्बलिंग इसे बोलते हैं। अव्यवस्थित रूप से कपड़े को विभिन्न स्थानों पर बांध दीजिए और कपड़े पर रंगाई कर दीजिए, सूखने के पश्चात इसे खोल लीजिए। क्लियर? तो ये हो गया मार्बलिंग। और आपका बांधना या बाइंडिंग हो गया। कपड़े, दुपट्टे, मेजपोश, बेडशीट, इन सबको उठाइए और धागों से बांध दीजिए टाइट और कलर में डुबा दीजिए, एक प्रॉपर डिज़ाइन बन जाएगा। क्लियर? फिर आपका गांठ बांधना, जगह जगह पे नॉट लगा सकते हो, गांठ लगा सकते हो, फिर कलर में रंग दो। तह लगाना, तह लगाना माने कपड़े को मेज पर सीधा रखकर इसकी लंबाई वार दिशा में प्लेट बना दीजिए, राइट। और रंगाई के बाद चौड़ाई व रेखा प्राप्त करने के लिए इसे नियमित रूप से नियमित दूरी पर धागे से बांध दीजिए। और खड़ी रेखाएं प्राप्त करने के लिए कपड़े की प्लेटें बनाकर चौड़ाई वार की तह बनाएं। तिरछी रेखाएं प्राप्त करने के लिए कपड़ों को एक कोने से विपरीत दिशा में घुमाएं और समान दूरी पर बांध लें, राइट। मतलब कुल मिला के जब आप प्रैक्टिकल करोगे, राइट, आप क्या करोगे, आप तो करवाओगे सरकार, ठीक है ना, तो आपको तो पता ही है कैसे करना है। खूंटी बांधना, आप डिज़ाइन बनाने के लिए प्रतिरोध पदार्थ जैसे खूंटी, चिमटी का भी प्रयोग कर सकते हैं, राइट। और क्या कर सकते हैं आप, चिमटी का प्रयोग कर सकते हैं। कपड़े की तह लगाएं और नियमित दूरी पर खूंटियाँ या चिमटियाँ लगा दें। क्लियर सरकार? ट्रीटिंग हो गया। ट्रीटिंग क्या होता है सरकार, देख लो। कपड़े पर कच्चे टाके से डिज़ाइन बनाएं और धागे को खींचें और बांधकर रंग भर दें। ये देखो ऐसे करके इनको खींच दिया जाए, टाइट बांध दिया जाएगा और कलर में डुबा दो। क्लियर? बंदेज या टाई एंड डाई कपड़े, गुजरात में पटोला, राजस्थान में बंधनी। रिमेंबर, पॉइंट शुड बी नोटेड। पटोला कहाँ का है? गुजरात का है। बंधनी कहाँ की है? राजस्थान की। कंफ्यूज मत होना, बंधनी राजस्थान, गुजरात पटोला, ठीक। भारत में प्रयोग होने वाले बंदेज की दो परंपरागत तकनीकें हैं। सामान्यतः दोनों ही प्रतिरोध रंगाई के तकनीक द्वारा दो या दो से अधिक रंजकों से रंगी जाती हैं। पटोला में बुनाई से पूर्व ही सूत को बांधा तत्पश्चात रंगा जाता है। उसके बाद सुंदर बहुरंगीय डिज़ाइनों का निर्माण करने के लिए उन्हें बुनाया जाता है। दूसरी ओर बंधनी में असंख्य बिंदु तथा रेखाएं, लहरिया पैटर्न के लिए बुने हुए कपड़े पर टाई एंड डाई टेक्निक का यूज़ किया जाता है। फिर ये क्या हो गया आपका, अच्छा ये एक्टिविटीज़ है, राइट। चलो फिर आपका आ गया बाटिक। बाटिक क्या होता है बेटा? बाटिक भी प्रतिरोध रंगाई की एक पद्धति है। यहाँ कपड़े के कुछ निश्चित स्थानों पर रंगाई से बचने के लिए प्रतिरोध पदार्थ जैसे वैक्स, मोम होता है ना, वैक्स, उसका यूज़ कर दिया जाता है। कपड़े के चुनिंदा स्थानों में डिज़ाइन के आधार पर मधु मोम या पैराफाइन मोम को ब्रश या ब्लॉक से जो है भरा जाता है। रंगाई के दौरान इन भागों पर रंग नहीं लगता और यह एक डिज़ाइन उत्पन्न करता है। बाद में मोम को निकाल दिया जाता है। जैसे यहाँ देखो फिश, ये जो इन्होंने किया है, राइट, पहले से ही कर दिया, फिर बाद में जो है मोम वैक्स भी लगा दिया, कलर किया, फिर जब बाद में धो लेंगे, वैक्स हटा देंगे, फिर क्या होगा बेटा, उस जगह पे कलर नहीं चढ़ेगा, राइट। फिर आपका छपाई आ गया या प्रिंटिंग आ गया। क्लियर? आइए हम देखें कि कपड़े की छपाई किस प्रकार की आती है। दो कपड़ों को आमने सामने रखें जिस पर एक कपड़ा लाल रंग का हो, दूसरे कपड़े में लाल प्रिंट हो। इन दोनों के कपड़ों में अंतर का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। हालांकि दोनों ही कपड़ों का रंग लाल है, किंतु रंगाई वाला कपड़ा पूरी तरह से लाल है। क्लियर? जबकि प्रिंटिंग वाले कपड़े में कुछ ही स्थानों पर लाल रंग से प्रिंट है। क्लियर? यह स्पष्ट रूप से है रंगाई और छपाई में क्या अंतर होता है। छपाई भी कपड़े की रंगाई की प्रक्रिया है, किंतु इसमें केवल चुनिंदा स्थानों पर ही कलर लगाया जाता है ताकि कपड़े पर डिज़ाइन बनाया जा सके। क्लियर? और कपड़े को सजावटी रूप दिया जा सके। रंगाई छपाई में मुख्य अंतर क्या है? रंगाई तंतु सूत कपड़े के स्तर पर की जाती है, जबकि
छपाई केवल कपड़े के स्तर पर की जाती है। चुनिंदा रंगाई, जिसे चुनिंदा रंगाई भी कहा जाता है। अब देखो, ये पॉइंट शुड बी नोटेड, ये नोट कर लो। 4 प्रकार के होते हैं छपाई, ठीक है ना। कौन कौन से? ब्लॉक प्रिंटिंग। प्रिंटिंग कितने टाइप के होते हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग और स्टेंसिल, राइट। ब्लॉक, स्क्रीन, रोलर, स्टेंसिल 4 प्रकार के होते हैं, 4 टेक्निक्स होते हैं, राइट। ब्लॉक प्रिंटिंग तथा बाटिक 2 परंपरागत प्रिंटिंग पद्धतियां हैं। ये इसमें हम प्रिंटिंग की केवल एक पद्धति ब्लॉक प्रिंटिंग की चर्चा करेंगे। देखो, राजस्थान जयपुर के समीप सांगानेर ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में शांत निकेतन बाटिक के लिए प्रसिद्ध है, राइट। ब्लॉक प्रिंटिंग। कभी आप पोस्ट ऑफिस गए हो? वहाँ पत्रों और पार्सलों पर मोहर लगाया देखा होगा ना, स्टैंप लगाते हैं। या आप कभी ऑफिस कहीं आपका सर्टिफिकेट वगैरह मतलब वेरीफाई करना है, कुछ करना है, इस तरह से करवाया जाता है तो उस पर स्टैंप लगाते हो, राइट। तो जो स्टैंप लगाते हो, मोहर देखा होगा, मोहर को पहले स्याही पर लगाया जाता है, फिर उसके बाद पेपर पर लगाया जाता है। ब्लॉक प्रिंटिंग प्रक्रिया भी इसी प्रकार की होती है। लकड़ी के ब्लॉक जिस पर एक डिज़ाइन बना दिया जाता है, राइट, और डार्क कलर पर उसको दबाया जाता है, फिर उसे कपड़े पर छापा जाता है। क्लियर? ये देखो यहाँ आ गया। यदि आपके पास लकड़ी के ब्लॉक नहीं है तो चिंता मत कीजिए, आप घर में प्रिंट करने के लिए ब्लॉक के स्थान पर घर में आसानी से उपलब्ध अन्य वस्तुएं ले सकते हैं। जैसे घर में उपलब्ध सब्जियां होती हैं, भिंडी, हाँ भिंडी, काटा भिंडी। अब भिंडी में ऑलरेडी डिज़ाइन बना, उसको कलर में डिप किया एंड लगा दिया, राइट। आलू हो गया आपका, उसमें भी डिज़ाइन बना सकते हो। तोरी, ठीक है ना, उसकी भी डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। इन्हें काट लें और ब्लॉक के रूप में इनका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर सरकार? यहाँ तक कि प्रिंटिंग के लिए कटोरे, ग्लास, फूलों का भी यूज़ किया जा सकता है। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। देखो, ग्लास से अच्छी खासी डिज़ाइन बन रही है, मतलब बहुत ब्रॉड है। होम साइंस ऐसा समझ ना, लाइफ के हर फील्ड में है। देख रहे हो, इस तरह से आप डिज़ाइन तैयार कर सकते हो। आलू पे देखो बनाया गया है अच्छे से, ठीक है ना। चलो, ये दीज आर एक्टिविटीज़, इनको आप करते रहिए सरकार। और हम चलते हैं आगे। अच्छा तो हम चलते हैं। अब देखो थोड़ा टॉपिक के बारे में हमने क्या क्या सीखा। तो इसमें हमने क्या क्या सीखा? टेक्सटाइल्स परिसज्जा सीखा, जिसका मीनिंग सीखा हमने। अर्थों के संबंध में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। वस्त्रों के संबंध, अर्थों के संबंध में दिमाग खराब हो रखा है मेरा। वस्त्रों के संबंध में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, राइट। और अलग अलग टाइप्स के जो है परिसज्जा का हमने क्लासिफिकेशन देखा। आधारभूत कार्य निष्पादन स्तर, प्रकृति, नम तथा शुष्क, फिर मजाई, क्लीनिंग, विरंजन, राइट, ब्लीचिंग, मार लगाना, ठीक है ना, स्टार्चिंग और कैलेंडरिंग, इनके बारे में हमने देखा। फिर सिकुड़न से पूर्व मस्टराइजेशन एंड पार्चमेंटीकरण और वॉश एंड वेयर एंड टाई एंड डाई, इनके बारे में हमने देखा। प्राकृतिक और कृत्रिम कलर रंजक के बारे में देखा। फिर हमने क्या देखा? रंगाई के प्रक्रिया के स्तर के बारे में देखा। सजावटी रंगाई क्या होती है उसके बारे में जाना, और हमने छपाई के बारे में जाना। क्लियर? These are questions. ठीक है ना? It was all about our textiles, right सरकार? So it was all about our chapter and next वीडियो में हम फिर आते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। एंड क्योंकि लाइक तो बनता है, इतना हार्डवर्क कर रहे हैं ना, तो लाइक तो बनता है। क्लियर? एंड दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और अर्चना इकोनॉमिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इकोनॉमिक्स के बच्चों, मैं आपका भी
बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके ऐसी डिटेल में ले आऊँगी, मतलब आपका इंग्लिश में ही कोशिश करूँगी। होम साइंस का क्या इशू थोड़ा सा है ना कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो हिंदी मीडियम के ज़्यादा होते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपना वो करने के लिए, दिखाने के लिए पढ़ाते जाओ और बच्चों को समझ में ना आए, तो वो क्राइम है, दिस इज़ क्राइम, राइट। इसीलिए और इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मतलब आप इंग्लिश के टर्म्स ज़्यादा, ऐसा नहीं है दोनों में यूज़ करते हो, बट थोड़ा मतलब होता है कि आसानी से समझ में आ जाते हैं, तो हम उसको इंग्लिश में लेंगे, एक्सप्लेनेशन में हिंदी भी लेंगे, डोंट वरी, एंड क्वेश्चन आंसर भी बनाएंगे। लेकिन पहले होम साइंस का क्लियर कर दें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम सर पे कब डेट आ जाए, कब क्या हो जाए नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते।